हे लर्नर्स, वेलकम टू ऑनलाइन स्टडी बाइट्स। मैं हूं प्रतीक्षा और आज हम पढ़ रहे हैं साइंस की क्लास 7 का 3rd चैप्टर, जिसमें हम इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स देखेंगे और चैप्टर का नाम है पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर है, काफ़ी सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे और ये सारी जितनी भी SCERT की बुक हैं ज़रूर पढ़ें, चाहे आप यूपी टेट के एग्ज़ाम में बैठने वाले हों या फिर सुपर टेट के। बहुत सारे क्वेश्चन आपको यहाँ से ही मिलने वाले हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक एंड शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें और नए हैं तो सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर करें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। चैप्टर 3 पदार्थ की संरचना एवं प्रकृति और कक्षा 6 की पुस्तक और बाकी के जो चैप्टर हैं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो एक बार डिस्क्रिप्शन ज़रूर चेक करें। हे लर्नर्स, आप अगर सीटेट की तैयारी कर रहे हैं या फिर कर रहे हैं रीट की तैयारी, तो आप अनअकैडमी के प्लस कोर्स के साथ जुड़कर पा सकते हैं ऐसे फीचर्स जो आपकी तैयारी को और बेहतर बनाते हैं। जैसा कि मैंने कहा कि रीट की तैयारी अगर आप कर रहे हैं तो अनअकैडमी लेकर आया है आपके लिए कंप्लीट बैच कोर्स ऑन रीट, जो कि प्राइमरी लेवल के कैंडिडेट्स के लिए है और ये कोर्स स्टार्ट हो रहा है 11 जनवरी से। इसके बारे में आपको सारा डिटेल डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दिया है, वहाँ पर जाकर आप इसका डिटेल पा सकते हैं। इसके साथ ही आप देखेंगे कि आपके जो पेपर 1 यानी कि प्राइमरी लेवल का जो सब्जेक्ट है उन सारे सब्जेक्ट्स की तैयारी यहाँ पर कंप्लीट करवाई जाएगी, तो आप आज ही एनरोल करा सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वहाँ पर जाके आप एनरोल करवाइए। इसके अलावा सीटेट का एग्ज़ाम भी देने जा रहे हैं, तो बेस्ट ऑफ CDP फॉर सीटेट का कोर्स भी आप लोगों के लिए लेकर आ रहा है अनअकैडमी, और ये 9 जनवरी से 11 जनवरी तक चलेगा और बिल्कुल फ्री है अनअकैडमी पर। इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। रिवीजन और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस CDP के करवाए जाएंगे और आप देख सकते हैं कि 5 टॉप एजुकेटर्स आपको CDP की तैयारी करवा रहे हैं। टाइमिंग पांचों एजुकेटर का बिल्कुल अलग अलग है, तो आप किसी भी टाइम को किसी भी एजुकेटर को ज्वाइन कर सकते हैं और बिल्कुल फ्री है, आपको कुछ भी पे नहीं करना है। आप मेरा रेफरल कोड या फिर अनलॉक कोड यूज़ कर सकते हैं, जो कि है प्रतीक्षा टेट, जिससे कि आप लाइव क्लासेस, टेस्ट, क्विजेस को पा सकते हैं बिल्कुल फ्री। और अगर आप सब्सक्रिप्शन लेते हैं तो आपको मिलता है 10% का ऑफ अगर आप लिखते हैं प्रतीक्षा टेट। आप 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ्स, 12 मंथ और 24 मंथ्स में से किसी भी मंथ्स को चुनकर सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं। और आप किसी भी टेट की तैयारी कर रहे हैं, CTET के बाद आने वाले एग्ज़ाम की भी तैयारी कर रहे हैं, तो भी आप उसकी तैयारी इसी सब्सक्रिप्शन पर बेस पर कर सकते हैं। चैप्टर 3 पदार्थ की संरचना में हम सबसे पहले पदार्थ क्या होते हैं ये जानते हैं। आप अपने आसपास अनेक वस्तुओं को देखते हैं, कुर्सी, मेज, अलमारी, जल, दूध आदि। मेज जो कुर्सी किससे बनी होती हैं? लकड़ी से बनी होती हैं। और अलमारी किससे बनी होती है? लोहे से। तो ये जो लकड़ी और लोहा है, यही क्या है? ये पदार्थ हैं। आप पदार्थों को देख सकते हैं और हाथों से छूकर महसूस भी कर सकते हैं। जल और दूध भी क्या है? तरल पदार्थ हैं, जिसे आप गिलास या किसी पात्र में रख सकते हैं। इसकी उपस्थिति का अनुभव भी आप आँख से देखकर या हाथ से छूकर कर सकते हैं। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिन्हें हम देख नहीं सकते लेकिन अनुभव कर सकते हैं, जैसे कि वायु। जब वायु चलती है तो पत्ते हिलते हैं, वायु भी एक पदार्थ है। लोहा, जल, वायु आदि वस्तुएं जो स्थान घेरती हैं, जिनमें भार होता है, वे सभी क्या कहलाए जाते हैं? पदार्थ या द्रव्य कहलाए जाते हैं। अगर एक आसान भाषा में हम समझें तो वह है पदार्थ, वह है जो स्थान घेरता है, जिसमें भार होता है और जिसका ज्ञान हम अपनी इंद्रियों द्वारा कर सकते हैं, या तो महसूस करके, या तो फील करके, या फिर आँखों से देखकर, या उनको टच कर कर। क्लियर? पदार्थों का निर्माण कैसे होता है? पदार्थ अनेक छोटे छोटे कणों से मिलकर बने होते हैं, जिन्हें हम अपनी आँखों से नहीं देख पाते, और उनको हम क्या कहते हैं? परमाणु तथा अणु कहते हैं। परमाणु पदार्थ की संरचना का सूक्ष्मतम कण है। तो पदार्थ की संरचना का सूक्ष्मतम कण कौन सा है? अगर क्वेश्चन आता है तो आपका आंसर क्या होगा? परमाणु। जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकते हैं, कभी भी परमाणु अकेला नहीं रह सकता है। हमेशा परमाणु दो या दो से अधिक परमाणु का संयोग हुआ होगा और उनके संयोग से क्या बनते हैं?
अणु बनते हैं। जो परमाणुओं का समूह बनाते हैं उन्हें अणु कहते हैं। अणु को किसी पदार्थ के उस सूक्ष्मतम कण के रूप में परिभाषित कर सकते हैं जो स्वतंत्र रूप से रह सकता है। यहाँ हम पदार्थ की अवस्थाएं पढ़ेंगे। एक बार और पढ़ लेते हैं, अणु क्या होते हैं और परमाणु क्या होते हैं। अणु किसी पदार्थ की संरचना का एक अति सूक्ष्म कण है जो स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है, लेकिन परमाणु पदार्थ का वह सूक्ष्मतम कण है जो स्वतंत्र अवस्था में नहीं रह सकता है। ये आप ध्यान रखिए। पदार्थ की अवस्थाएं, 3 अवस्थाएं होती हैं पदार्थ की। पहली अवस्था क्या होगी? ठोस, और दूसरी द्रव, और तीसरी गैस होगी। ठोस में आप देखोगे जो अणु होते हैं पदार्थ के वो बहुत ज़्यादा पास होते हैं, बहुत ज़्यादा पास होते हैं, एक दूसरे को आपस में चिपकाए होते हैं। इनके बीच का जो अंतर होता है, 2 अणुओं के बीच का जो अंतर होता है वो बहुत ज़्यादा कम होता है, बहुत करीब होते हैं, जिससे कि ये ठोस पदार्थ कहलाए जाते हैं। अगर हम द्रव की बात करें तो द्रव के जो अणु होते हैं ठोस की अपेक्षा उनकी जो दूरी होती है वो थोड़ा दूर होते हैं। इनके बीच थोड़ा सा अंतर होता है, थोड़े अधिक दूरी होती है। तो ये क्या अवस्था कहलाई जाती है? ये द्रव की अवस्था कहलाई जाती है। अगर हम बात करेंगे गैस की, तो गैस में अणुओं के जो देखेंगे कि एक अणु दूसरे अणु से कितना दूर है, ठीक है, उनके बीच की जो दूरी है वो बहुत ज़्यादा अधिक होती है। तो वह अवस्था क्या कहलाई जाती है? गैस की कहलाई जाती है। अब यहाँ पर हम पदार्थ में तत्व और यौगिक के बारे में बात करेंगे कि तत्व क्या होते हैं और यौगिक क्या होते हैं। पदार्थ का वह मूल रूप जिसे किसी भी क्रिया द्वारा अन्य सरल पदार्थों में विभाजित नहीं किया जा सकता तत्व कहलाया जाता है। किसी तत्व में उपस्थित समस्त अणु या परमाणु समान गुण धर्म वाले होते हैं। तत्व में केवल एक ही परमाणु होते हैं, जैसे लोहा, तांबा, सोना, चांदी। अब आप 2 को मिलाकर अगर आप तीसरा बना रहे हो तो वो क्या हो जाता है? यौगिक हो जाता है, ठीक है। एक जैसे तत्व सेम, जिसमें सारे अणु सेम होंगे, सारे परमाणु सेम होंगे। दूसरा जो तत्व है उसमें भी उसके अणु और उसके परमाणु सेम होंगे। अगर आप 2 तत्वों को मिलाते हैं तो तीसरा क्या बन जाता है? तीसरी जो चीज़ बनकर आती है नई, उसको हम यौगिक कहते हैं। यही अंतर है तत्व और यौगिक में। यौगिक 2 तत्वों को मिलाकर बनाया जाता है, जबकि जो तत्व है वो अपने ही समान अणुओं से मिलकर बनता है। यहाँ लोहा, तांबा, सोना, चांदी ये सभी क्या हैं? तत्व हैं। एक ही तत्व के 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर उसी तत्व का एक अणु। तो यहाँ आप देखिए ये जो लाइन है, ये जो वर्ड है, एक ही तत्व के 2 या 2 से अधिक परमाणु मिलकर उसी तत्व का एक अणु बनाते हैं। जैसे ऑक्सीजन के 2 अणु मिलकर क्या बन गए? ऑक्सीजन बनते हैं, ठीक है। हाइड्रोजन, कई ऐसे भी तत्व होते हैं जिनका एक अणु उनके एक परमाणु से मिलकर बना होता है, जैसे हीलियम, नियॉन आदि, ठीक है। ऑक्सीजन के 2, हाइड्रोजन के 2, ये क्या है? सेम अणु मिलकर बन रहे हैं, तो ये तत्व हैं। O2, H2 ये क्या हो गए? तत्व हैं। अब यौगिक की बात करें, 2 या 2 से अधिक निश्चित तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं। मान लीजिए हमने हाइड्रोजन के 2 अणु ले लिए, यानी कि हाइड्रोजन के 2 अणु और O का 1 अणु, तो ये क्या मिल गया? ये हमारा बन गया H2O। ये क्या हो गया? हमारे एक नए यौगिक का निर्माण हो गया जो है जल का। तो जल क्या है? जल तत्व नहीं है, जल एक यौगिक है। 2 या 2 से अधिक तत्व निश्चित अनुपात में मिलकर यौगिक का निर्माण करते हैं, जैसे हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन के 1 परमाणु मिलकर जल यानी कि जल यौगिक का एक अणु बनता है। यौगिक के गुण उसके अवयवी तत्वों के गुण से भिन्न होते हैं। तो अब आपको तत्व और यौगिक समझ में आ गए होंगे। अब इसके बाद हम तत्वों के प्रतीक जान लेते हैं। यूनान के लोगों ने कुछ तत्वों के प्रतीक का प्रयोग सर्वप्रथम किया था। 1808 ईस्वी में अंग्रेज रसायनज्ञ जॉन डॉल्टन ने सभी तत्वों के संकेत वृत्ताकार यानी कि वृत्ताकार मीन सर्कल में रखने का सुझाव दिया था। तो यहाँ आप देख सकते हो तत्वों के कुछ साइंस हैं और ये सभी सर्कल में हैं। जैसे
चांदी को सिल्वर कहते हैं तो सर्कल में एस लिख दिया, सीसा को लेड कहते हैं, सर्कल में एल लिख दिया। इस तरह से डाल्टन ने सुझाव ये दिया था कि डाल्टन द्वारा कुछ तत्वों के संकेत आप यहाँ देख पाएंगे। इसके बाद स्वीडन के जे बर्जीलियस ने सबसे पहले ये सुझाव दिया कि तत्व के जो नाम का पहला अक्षर है उसका प्रतीक माना जाए, जैसे ऑक्सीजन का ओ पहला अक्षर है तो ओ उसका प्रतीक है, सल्फर का एस प्रतीक हो गया, हाइड्रोजन के लिए एच हो गया, कार्बन के लिए सी प्रतीक निर्धारित किया गया। अब कुछ ऐसे अक्षर हैं जैसे एक ही अक्षर से दो तत्वों के नाम स्टार्ट होते हैं, तब कहा गया कि जो पहले दो अक्षर होंगे उसके नाम से उनके प्रतीकों को माना जाएगा। और इसके अलावा कुछ लैटिन भाषा में जिनके नाम हैं उनके लैटिन भाषा के नाम के आधार पर ही कुछ तत्वों के प्रतीक भी निर्धारित किए गए। तो यहाँ पर हम कुछ तत्वों के जो संकेत हैं यानी कि सिंबल हैं वो देख लेते हैं। जैसे हाइड्रोजन एच से स्टार्ट हो रहा है तो एच इसका सिंबल है, अगर कहीं पर एच लिखा हुआ है तो उसका मतलब क्या होगा, हाइड्रोजन होगा। कहीं पर सी लिखा है तो वो कार्बन होगा। फ्लोरीन का एफ, नाइट्रोजन का एन, फास्फोरस का पी, सल्फर का एस, एल्यूमिनियम और ऑर्गन। तो आप यहाँ देखेंगे ना ए स्टार्ट हो रहा है तो ये पॉसिबल नहीं था, तो यहाँ पर ये कहा गया कि स्टार्टिंग के जो दो अल्फ़ाबेट जो हैं उनको प्रतीक माना जाए, यानी कि एल्यूमिनियम का एल और आर्गन का एआर। ऐसे ही ब्रोमीन का बीआर, कैल्शियम का सीए, क्लोरीन का सीएल, कोबाल्ट का सीओ, हीलियम का एचई, मैग्नीशियम का एमजी, नियॉन का एनई और सिलिकॉन का एसआई। तो ये क्या है, तत्वों के अंग्रेजी नाम। कुछ तत्वों के प्रतीक उनके लैटिन नामों से भी लिए गए हैं। जैसे सोडियम की बात करें, सोडियम को लैटिन भाषा में नेट्रियम कहा जाता है, इसीलिए इसको Na बोला गया है। कॉपर को क्यूप्रम, Cu, आयरन Fe, फेरम, इम्पॉर्टेंट है, ध्यान रखिए, आयरन को फेरम बोला जाता है, इसलिए I नहीं लिखा है बल्कि Fe लिखा है। जो I सिंबल होता है वो आयोडीन का होता है, ठीक है। अब आयरन का क्या होगा, फेरम Fe। आपने सुना होगा नीफे वर्ड, नीफे, NIFE। नीफे कहाँ सुना है आपने, ज्योग्राफी में। अगर हम कोर पढ़ते हैं तो कोर हमारी बनी होती है नीफे की, ठीक है, नीफे की। और नीफे का मतलब होता है N फॉर निकिल और FE फॉर आयरन। तो निकिल और आयरन मिलकर हमारी कोर बनती है जिसे हम नीफे कहते हैं। पोटेशियम को K कहा जाता है, इसे हम कैलियम बोलते हैं। सिल्वर को अर्जेंटम Ag, गोल्ड को ऑरम Au, मर्क्यूरी यानी कि Hg, हाइड्रिया कहा जाता है। अब पढ़ते हैं रासायनिक सूत्र क्या होते हैं। परमाणुवीय प्रतीक के समूह को रासायनिक सूत्र कहते हैं। तत्वों के अणु में एक ही प्रकार के परमाणु होते हैं, कुछ अणुओं में 2, कुछ में 3 तथा कुछ में 3 से अधिक परमाणु होते हैं। दूसरी ओर एक यौगिक का अणु विभिन्न तत्वों के परमाणुओं से मिलकर बनता है। तत्व अथवा यौगिक के अणु सूत्र को उनमें उपस्थित विभिन्न परमाणुओं को उनके प्रतीक के रूप में लिखते हैं। तत्वों के अणु को दर्शाने के लिए यह जानना आवश्यक है कि उस तत्व का एक अणु कितने परमाणुओं से मिलकर बना है। जैसे हाइड्रोजन का जो एक अणु होता है उसमें कितने परमाणु होते हैं, उसमें 2 परमाणु होते हैं, यानी कि एक हाइड्रोजन का अणु 2 परमाणुओं से मिलकर बना होता है। इसीलिए हम क्या लिखते हैं, उसको H2 लिखते हैं, उसे H2 का प्रयोग से दर्शाया जाता है। किसी तत्व के अणु को दर्शाने वाले उसके परमाणुवीय प्रतीक के समूह को तत्व का अणु सूत्र या संक्षेप में सूत्र कहते हैं। जैसे ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन आदि ऐसे तत्व हैं जिनके एक अणु में हाइड्रोजन के 2 परमाणु होते हैं। जैसे ऑक्सीजन में O2 लिखेंगे, यानी कि ऑक्सीजन तत्व में, यानी कि ऑक्सीजन के एक अणु में कितने परमाणु हैं, 2 परमाणु हैं। नाइट्रोजन में भी 2 होते हैं इसलिए N2 लिखते हैं। क्लोरीन में भी 2 होते हैं इसलिए Cl2 लिखते हैं। ब्रोमीन में भी 2 होंगे तो Br2 लिखते हैं और आयोडीन में भी 2 होंगे तो I2 के द्वारा दर्शाया जाएगा। ये क्या है इनके, ये अणु सूत्र हैं। फास्फोरस
और सल्फर के एक अणु में क्रमशः 4 और 8 परमाणु होते हैं। तो फास्फोरस में 4 होते हैं, इसलिए इसको हमने कैसे दर्शाया, P4 से। सल्फर में कितने होते हैं, 8 होते हैं, इसलिए हमने इसको कैसे दर्शाया, S8 के द्वारा दर्शाया है। अधिकांश धातुओं परमाणु के समूह के रूप में ही रहती हैं और इनको इनके प्रतीक द्वारा ही दर्शाया जाता है। किसी तत्व के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को उसकी परमाणुकता कहते हैं। हाइड्रोजन को H2 और नाइट्रोजन का N2, तो इनकी परमाणुकता क्या है, यानी कि इनमें कितने परमाणु हैं, 2 हैं, इसीलिए इनकी परमाणुकता क्या होगी, 2 होगी। यौगिक का अणुसूत्र, ये तो हमने तत्व का अणुसूत्र पढ़ा, अब यौगिक का अणुसूत्र पढ़ेंगे, क्योंकि जो यौगिक होता है वो 2 तत्वों से मिलकर बनता है। हम जानते हैं कि 2 या 2 से अधिक तत्व मिलकर यौगिक बनाते हैं और कुछ तत्वों के समान ही यौगिक भी अणुओं के रूप में पाए जाते हैं। तो यहाँ उदाहरण देखेंगे। हाइड्रोजन क्लोराइड के एक अणु में हाइड्रोजन का एक परमाणु तथा क्लोरीन का एक परमाणु होता है। तो हाइड्रोजन क्लोराइड के एक अणु में हाइड्रोजन का एक परमाणु है, तो हम 1 नंबर नहीं लिखते हैं। अगर 1 से ज़्यादा होगा, यानी कि 2 से स्टार्ट होता है हमेशा, तो हमने सिर्फ 1 है तो H लिया और क्लोरीन का Cl ले लिया, तो ये क्या बन गया, एक नया यौगिक बन गया, HCl के सूत्र के द्वारा हम दर्शाते हैं। यौगिक के अणु की संरचना निश्चित होने के कारण उसमें उपस्थित परमाणुओं की संख्या भी निश्चित होती है। चूंकि परमाणु सामान्यतः अविभाज्य है, अतः यौगिक के अणु तथा अणु सूत्र में उपस्थित तत्वों के परमाणु की संख्या पूर्णांकों में होती है। यदि किसी यौगिक के एक अणु में उपस्थित विभिन्न परमाणुओं की संख्या 1 हो तो अणु सूत्र लिखने में 1 अंक का संकेत के साथ पादांक के रूप में नहीं लिखते हैं, किंतु तत्वों के परमाणु की संख्या 1 से अधिक होने पर संकेत के दाईं ओर यानी कि नीचे लिख दी जाती है। अगर 1 होगा तो नहीं लिखा जाएगा, जैसा कि मैंने अभी बताया, लेकिन 1 से ज़्यादा है, जैसे जल का अणु सूत्र हम क्या करते हैं, हाइड्रोजन के 2 परमाणु और ऑक्सीजन का 1 परमाणु। तो ऑक्सीजन का 1 परमाणु है तो हमने 1 नहीं लिखा है, बल्कि सीधे O लिख दिया, इसका मतलब है ऑक्सीजन का 1 परमाणु। लेकिन हाइड्रोजन के 2 परमाणु हैं, इसलिए उसके नीचे हमने 2 लिखा है। तो परमाणुवीय प्रतीकों का वह समूह जो यह दर्शाता है कि किसी यौगिक के एक अणु में किस किस तत्व के कितने कितने परमाणु उपस्थित हैं, उस यौगिक का अणु सूत्र कहलाए जाते हैं। अब यहाँ पर कुछ अणु सूत्र दे रखे हैं यौगिक के, तो आप इनको ध्यान से पढ़ें, ये एग्ज़ाम में पूछ लिए जाते हैं। जैसे सोडियम क्लोराइड यानी कि नमक, इसमें NaCl यानी कि सोडियम मिला हुआ है, सोडियम का फॉर्मूला Na है और क्लोरीन का Cl है। अब देखिए यहाँ पर कोई भी नंबर नहीं मिला लिखा है, यानी कि Na का 1 परमाणु और Cl का भी 1 परमाणु, दोनों के 1 प्र्रमाणु है, इसलिए NaCl इसका नॉर्मल फॉर्मूला हो जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन से मिलकर बनता है, तो यहाँ पर CO2 लिखा है, यानी कि C का 1 अणु यानी कि कार्बन का 1 अणु और ऑक्सीजन के 2 अणु। ऐसे ही सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4, H मतलब H2 का मतलब हाइड्रोजन के 2 अणु, S का मतलब सल्फर का 1 अणु और O का मतलब O के नीचे 4 है तो ऑक्सीजन के 4 अणु। तो ऐसे ही नाइट्रिक अम्ल का HNO3, कैल्शियम कार्बोनेट यानी कि चूना पत्थर का CaCO3, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का CaOH2, चीनी यानी कि शक्कर का C12H22O11, पोटेशियम परमैंगनेट KMnO4, सोडियम कार्बोनेट Na2CO3, सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 यानी कि खाने वाला सोडा। तो ये है इसके यौगिक अणुसूत्र, या आप फॉर्मूले या ध्यान ज़रूर रखें। यहाँ है कुछ और भी जानें। किसी तत्व अथवा यौगिक के 1 से अधिक परमाणुओं या अणुओं को दर्शाने के लिए प्रतीक या अणु सूत्र के पहले दर्शाई जाने वाली संख्या लिख दी जाती है। उदाहरण के लिए जल के 2 अणुओं को दर्शाने के लिए 2H2O लिखा जाता है। इसी प्रकार हाइड्रोजन के 2 अणु दर्शाने के लिए 2H2। यहाँ हम देख सकते हैं कि अगर हम नीचे लिख रहे हैं तो ये हम परमाणुओं की संख्या दर्शा रहे हैं, लेकिन यहाँ आप देखोगे पहले 2 लिखा है तो ये हम
दो अणुओं की संख्या दर्शा रहे हैं, यानी कि जल के कितने अणु हैं, 2 अणु हैं। 2H लिखा है, 2H2, तो हाइड्रोजन के कितने अणु हैं, 2 अणु हैं। सिर्फ हम H2 लिखते हैं तो ये है हाइड्रोजन के 2 परमाणु, और 2H2 लिखते हैं तो ये है हाइड्रोजन के 2 अणु। इसी प्रकार हाइड्रोजन के 2 अणु दर्शाने के लिए 2H2 तथा 2 परमाणु दर्शाने के लिए 2H लिखा जाता है। किंतु 2Na सोडियम के 2 परमाणु तथा अणु दोनों ही दर्शाता है, क्योंकि सोडियम एक धातु है जो परमाणु समूहों के रूप में पाई जाती है, जो एक क्रिस्टल जालक का निर्माण करती हैं। इसके बाद यहाँ हम अम्ल, क्षारक और लवण के बारे में पढ़ेंगे। हम अपने दैनिक जीवन में बहुत से पदार्थों का उपयोग करते हैं, जैसे नींबू, इमली, सिरका, नमक, चीनी आदि, और इनका जो स्वाद है वो कैसा होता है, थोड़ा खट्टा होता है। तो नींबू का जो रस है उसका स्वाद, संतरे का रस, सिरका, दही, इन सभी का रस कैसा है, खट्टा है। सॉरी, रस नहीं, स्वाद कैसा है, खट्टा है। ठीक, और ये खट्टा क्यों होता है, क्योंकि इनमें एक अम्ल जो है वो छुपा हुआ होता है। जैसे नींबू का रस खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इसमें साइट्रिक अम्ल होता है, उपस्थित होता है। संतरे का रस खट्टा इसलिए होता है क्योंकि इसमें भी साइट्रिक अम्ल होता है। सिरके का जो स्वाद होता है वह खट्टा होता है क्योंकि इसमें एसिटिक अम्ल होता है। तो ये क्वेश्चन कई बार आए हैं, नींबू का रस किस वजह से खट्टा होता है, तो उसमें कौन सा अम्ल उपस्थित होता है, इस तरह से क्वेश्चन आता है। तो साइट्रिक अम्ल आंसर होगा। सिरके की बात करेंगे तो एसिटिक अम्ल होगा। दही की बात करेंगे तो लैक्टिक अम्ल होगा, और इमली या कच्चे आम की बात करेंगे तो टार्टेरिक अम्ल होगा। ये आप ध्यान रखें, क्वेश्चन यहाँ से अक्सर पूछ लिया जाता है। इसके बाद ये अम्ल क्या होते हैं, इनका खट्टापन इसमें उपस्थित एक विशेष प्रकार के यौगिक के कारण होता है, जो अम्ल कहलाया जाता है। एसिड शब्द जो है वो लैटिन भाषा के एसियर से बना है। अम्ल को इंग्लिश में एसिड कहते हैं, जिसका अर्थ क्या होता है, खट्टा। वह पदार्थ जो स्वाद में खट्टे होते हैं अम्ल कहलाते हैं। भोज्य पदार्थों में पाए जाने वाले अम्ल प्राकृतिक या कार्बनिक अम्ल कहलाए जाते हैं या कहलाते हैं, और ये अम्ल बहुत क्षीण प्रकृति के होते हैं। इन्हें दुर्बल अम्ल भी कहते हैं। इनकी दुर्बल प्रकृति के कारण ही इनका उपयोग भोज्य पदार्थों के रूप में होता है। कुछ अम्ल बहुत प्रबल होते हैं, जो त्वचा पर पड़ जाने पर उसकी बुरी तरह से जला देते हैं, और इन्हें खनिज अम्ल या प्रबल अम्ल कहते हैं। मतलब जिन एसिड को आप सहन कर सकते हो, खा सकते हो, ठीक है, उन्हें हम क्या कह रहे हैं, दुर्बल अम्ल कह रहे हैं। और जो हार्ड हैं, जिन्हें आप थोड़ा सा भी सहन नहीं कर सकते, आपको बुरी तरह जला सकते हैं, उनको हम खनिज अम्ल या प्रबल अम्ल कहते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, नाइट्रिक अम्ल। इनकी प्रबल प्रकृति के कारण इन्हें हाथ से छूना अथवा चखना बहुत हानिकारक होता है। ऐसे अम्ल जिनमें पानी की मात्रा अधिक होती है तथा अम्ल की मात्रा कम होती है, उनको हम तनु अम्ल कहते हैं। जिन अम्लों में पानी की मात्रा बहुत कम होती है उन्हें सांद्र अम्ल कहते हैं। सांद्र अम्लों में पानी की मात्रा बढ़ाकर उन्हें तनु अम्ल में बदला जा सकता है। अम्ल को तनु बनाते समय विशेष ध्यान रखना चाहिए कि पहले पात्र में पानी लेकर फिर धीरे धीरे उसमें अम्ल मिलाना चाहिए। कभी भी अम्ल में पानी नहीं डालना चाहिए। ऐसा करने से अम्ल से जलने की संभावना अधिक हो जाती है। क्षारक क्या होते हैं? क्षारक, जैसे अभी हमने अम्लीय पढ़ा, अब पढ़ रहे हैं हम क्षारक। खाने का जो सोडा है, खाने का सोडे का जो फॉर्मूला है वो क्या है, Na2CO3 के विलयन को अपनी उंगलियों के बीच में रगड़ें तो यह साबुन जैसा चिकना लगता है। आपने अगर नहीं किया है तो एक बार ट्राई ज़रूर करें। जो खाने का सोडा है आपके घर में, आपकी रसोई में होगा, और आप उसे अपनी उंगलियों के बीच रगड़ेंगे तो आपको चिकना चिकना फील होगा। ऐसे पदार्थ जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं भस्म या क्षारक या बेस कहलाए जाते हैं। जो भस्म या क्षारक जल में अत्यधिक घुलनशील हैं वो क्षार एल्कली कहलाए जाते हैं। NaOH, KOH, चूने का पानी, NH4OH आदि अतः सभी क्षार भस्म हैं, परंतु सभी भस्म क्षार नहीं होते हैं। जितने भी क्षार हैं वो भस्म होते हैं, लेकिन
भस्म क्षार नहीं होते हैं। अम्ल और क्षारक की पहचान यहाँ पर दी गई है। तो अम्ल और क्षारक की पहचान करने के लिए विशेष प्रकार के पदार्थों का उपयोग कर सकते हैं जो सूचक कहलाए जाते हैं। तो इसको आप एक बार रीडिंग कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ लेते हैं, कुछ और भी जाने। प्रयोगशाला में अम्ल और क्षार के परीक्षण के लिए लिटमस पेपर के अतिरिक्त मिथाइल ऑरेंज तथा फिनाल्फ्थेलिन का भी प्रयोग किया जाता है। मिथाइल ऑरेंज अम्लीय विलयन में लाल तथा क्षारीय विलयन में पीला हो जाता है। फिनाल्फ्थेलिन अम्लीय विलयन में रंगहीन तथा क्षारीय विलयन में गुलाबी हो जाता है। तो यहाँ पर लाल लिटमस नीला हो जाता है, नीला लिटमस लाल हो जाता है। लिटमस के रंग में परिवर्तन नहीं होता। ये एक्टिविटी दी हुई है, आप चाहें तो करके देख सकते हैं। इसके अलावा अम्ल और क्षार की पारस्परिक क्रिया यहाँ दी गई है। क्रियाकलाप हैं, आप चाहो तो आप पढ़ सकते हो। तो इसको हम यहाँ पर नहीं पढ़ रहे हैं। आप वीडियो पॉज करके पढ़ना चाहें तो ज़रूर पढ़ें, एक बार पढ़ के ज़रूर देखें। जितने भी रासायनिक फॉर्मूले दिए गए हैं आप उन सबको बहुत ध्यान से पढ़ें, याद कर लें, रट लें एक तरह से, क्योंकि क्वेश्चन कभी कभी यूपी टेट में तो पूछे ही जाते हैं अक्सर, और सुपर टेट में भी पूछ लिए जा सकते हैं। तो आप इनको इग्नोर ना करें। तो यहाँ आप देख सकते हैं। तो एक बार इन तालिका 3.6 को देख लेते हैं। यहाँ पर लवण का नाम, अम्ल या क्षार का नाम दिया हुआ है, उसका रासायनिक सूत्र है, व्यापारिक नेम है, घरेलू उपयोग अगर है तो, और औद्योगिक उपयोग है। जैसे सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 कहा जाता है, ये गंधक का अम्ल है। उर्वरकों जैसे अमोनियम सल्फेट के निर्माण में इसका प्रयोग होता है। बैटरियों के निर्माण में, कागज, रंग, कपड़े आदि उद्योगों में सल्फ्यूरिक अम्ल का प्रयोग होता है। नाइट्रिक अम्ल HNO3 क्षोरिक अम्ल इसको बोला जाता है। अम्ल राज बनाने में, अमोनियम नाइट्रेट आदि उर्वरकों के निर्माण में और सोने चांदी को शुद्ध करने में नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा पटाखे और अन्य विस्फोटक जैसे TNT, डायनामाइट में भी नाइट्रिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। देन हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl कहा जाता है, इसे टॉयलेट की सफाई में या क्लोरीन के निर्माण में, नमक के शोधन में प्रयोग करते हैं। एसिटिक अम्ल CH3COOH, सिरका इसको कहा जाता है, अगर बाज़ार में आप सिरका लेने जाते हैं। अचार बनाने में, दवा में, सेलुलोज एसीटेट, फोटो फिल्म के निर्माण में और सफ़ेदा बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, कास्टिक सोडा इसको बोलते हैं, बाज़ार में अगर आप लेने जाएंगे तो। घरेलू काम में, बर्तनों की सफाई में इसका प्रयोग करते हैं और साबुन निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। कैल्शियम ऑक्साइड CaO यानी कि चूना इसको कहा जाता है, घरों की पुताई और घरेलू उपचार में। अमोनिया निर्माण में, आयरन के निष्कर्षण में इसका प्रयोग होता है। सोडियम क्लोराइड की NaCl बोलते हैं, कॉमन सॉल्ट कहा जाता है। भोजन में नमक के रूप में, ORS घोल में इसका प्रयोग किया जाता है। क्लोरीन निर्माण में, साबुन उद्योग में इसका प्रयोग होता है। सोडियम कार्बोनेट की बात करें, Na2CO3, धावन सोडा कहते हैं, कपड़ों की धुलाई में, कांच के निर्माण में, जल की कठोरता दूर करने में। सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, खाने का सोडा इसको बोलते हैं, बेकिंग पाउडर बनाने में, पेय पदार्थ के निर्माण में, ब्रेड, केक आदि बनाते हैं तब हम सोडियम बाइकार्बोनेट डालते हैं, खाने का सोडा। भोजन बनाने में सोडियम कार्बोनेट के निर्माण में भी यूज़ होता है और पाचक पदार्थों के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। हमने इस चैप्टर में बहुत कुछ सीख लिया है, बहुत सारी बातें जानी जो आपके EVS के पेपर में भी पूछी जा सकती हैं, आपके साइंस के पेपर में भी पूछी जा सकती हैं। तो आप इन सभी बातों को बहुत ही ध्यान से पढ़ें और ध्यान से याद रखें। ठोस, द्रव तथा गैस पदार्थ की 3 अवस्थाएं हैं। ठोस में पदार्थ के कण एक दूसरे से बहुत निकट होते हैं। द्रव में पदार्थ के कण ठोस के कणों की अपेक्षा एक दूसरे से अधिक दूरी पर होते हैं और गैसीय अवस्था में ये कण काफ़ी दूर होते हैं। द्रव तथा ठोस की तुलना में गैस अत्यधिक संपीड़नीय यानी कि कंप्रेसिबल होती है। पदार्थों के कणों के मध्य अंतरावकाश या रिक्त स्थान होते हैं।
विलयन में नमक या शर्करा जैसे विलय पदार्थ जल में घुलने पर जल के कणों के मध्य विद्यमान रिक्त स्थानों में समाहित हो जाते हैं। विभिन्न तत्वों को एक निश्चित प्रतीक चिन्ह के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। प्रतीकों द्वारा तत्व का नाम ज्ञात होता है। सिरका, नींबू का रस, दही, इमली, कच्चा आम खट्टे होते हैं और खट्टा पदार्थ सामान्यतः अम्लीय होते हैं। कड़वा तथा कसैले स्वाद वाले पदार्थ क्षारीय हो सकता है। ऐसे पदार्थ जो स्पर्श करने पर साबुन जैसे लगते हैं भस्म या क्षारक या बेस कहलाए जाते हैं। जो क्षारक जल में विलय होते हैं उन्हें क्षार कहते हैं। सूचक द्वारा अम्ल और क्षार की पहचान की जाती है। अम्लीय तथा क्षारीय माध्यम में सूचक के रंग अलग अलग होते हैं। लिटमस, हल्दी तथा गुड़हल प्राकृतिक सूचक हैं। अम्ल तथा क्षार की क्रिया से लवण बनता है। तो यहाँ कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनको भी हम सॉल्व करके देख लेते हैं जिससे कि हमें आइडिया हो जाए अगर इस तरह के क्वेश्चन पेपर में आते हैं तो उन्हें हम सॉल्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, और आपको भी आइडिया हो जाएगा कि आपने कितने ध्यान से इस चैप्टर को पढ़ा है। तो पहला क्वेश्चन है, इनमें से किसके अणुओं के बीच अंतर आणविक आकर्षण बल सबसे अधिक होता है। तो हमने पढ़ा था कि जो आकर्षण बल होता है वो उन अणुओं के बीच में होता है जो बहुत ही करीब होते हैं, जिनमें ज़्यादा फोर्स लगा हो तो वो एक दूसरे से क्या है, चिपक जाते हैं। क्लियर। और वो सारी चीज़ें किस में होती हैं, ये जो आकर्षण बल सबसे अधिक होता है या सारे जो अणु होते हैं वो पास पास होते हैं, वो होते हैं हमारे ठोस अवस्था में। और ठोस अवस्था हमें किस में मिलेगी, ठोस अवस्था हमें बर्फ़ में मिलती है। तो इसका सही आंसर क्या होगा, ऑप्शन 2 बर्फ़ होगा। दूसरा हमारा क्वेश्चन है धावन सोडा है। तो धावन सोडा क्या है, धावन सोडा को हम कहते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट को हम धावन सोडा कहते हैं। तीसरा हमारा क्वेश्चन है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सही सूत्र है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का जो सही सूत्र होगा वो होगा ऑप्शन 4 CaOH2। नेक्स्ट है, इनमें से कौन प्रबल अम्ल है। प्रबल मीन्स कठोर अम्ल है, जिसको हम चख नहीं सकते, जिसको हम अगर शरीर पर लगाएंगे तो हम जल भी सकते हैं। और ऐसा अम्ल कौन सा है, वो है ऑप्शन ए नाइट्रिक अम्ल। साइट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल और टार्टेरिक अम्ल दोनों ही अम्ल जो हैं वो खाने के पदार्थों में पाए जाते हैं, ये प्रबल नहीं होते हैं। जैसे साइट्रिक अम्ल किस में मिलता है, हमें नींबू के रस में, संतरे के रस में मिलता है। एसिटिक अम्ल किस में मिलता है, जो हमारा सिरका होता है उसमें हमारा एसिटिक अम्ल होता है, जिन्हें हम नूडल्स वगैरह आपने देखा होगा बनाते हैं तो सिरका डाक का प्रयोग करते हैं। टार्टेरिक अम्ल किस में होता है, ये जो दही और इमली जैसे पदार्थ हैं उनमें टार्टेरिक अम्ल का प्रयोग होता है। तो यह हमारा चैप्टर जो है वो एंड होता है। और इसके अलावा एक और प्रश्न है, इनमें से कौन सा सूचक इंडिकेटर नहीं है, लाल लिटमस, मिथाइलोलिन, एंटासिड या फिनाल्फ्लेथिन। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा वो है एंटासिड। ऑप्शन डी जो है वो बिल्कुल सही ऑप्शन है। तो इसी के साथ यहाँ पर हमारा चैप्टर एंड होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, इम्पॉर्टेंट फैक्ट्स अच्छे लगे हों तो प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। कोई डाउट है तो कमेंट में ज़रूर लिखें और वीडियो कैसा लगा इसका भी उत्तर कमेंट में ज़रूर बताएं। अभी के लिए इतना ही। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें, बेल आइकन पर प्रेस ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।